वेलकम बैक नाजरीन। सबसे बड़ा जो मसला है वो वफाक जो मसला मेरे ख्याल में एड्रेस करना चाह रहा है, ये वफाक की जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये बात वो बता रहे हैं कि जो एनएफसी है, जो ख़ास तौर पे सूबों को जिस किस्म का बजट या जो फाइनेंस दिए जाते हैं उसमें तकरीबन 53 से 54% जो बजट है वो चला जाता है सूबों को, वफाक के पास लाया जाता है 40% के लगभग। तो वो वफाक जो है वो फिर उस किस्म की डेवलपमेंट कर नहीं सकता, वफाक मकरूज़ रहता है, कर्जे चौकाता रहता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी और तरक्की के अंदर ये भी एक सबसे बड़ा हर्डल है कि इसको रीड्रेस किया जाए। अगर एनएफसी को रीड्रेस किया जाता है, पाकिस्तान के तरीके इंसाफ का स्टांस है कि रीड्रेस किया गया तो अनारकी फैलेगी, लेकिन जो अपोजिशन के हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इससे मजीद बेहतरी आएगी। ज़रा इस हवाले से भी थोड़ा सा देखते हैं। और दूसरा ख़ास तौर पे क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोविंसेस की बात भी की गई, एक डिबेट बीच में ये भी हुई, लेकिन आइन के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। आइन का आर्टिकल मैंने रिसर्च जो की, आर्टिकल 239 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जो बात वो अल्टरेशन की करता है, क्रिएशन की बात नहीं करता। वो कहता है कि रद्दोबदल किया जा सकता है। क्या रद्दोबदल की बात भी फिर 27वीं तरमीम में होगी? अगर रद्दोबदल नहीं है तो क्या फिर आइन के अंदर यह तब्दीली होगी कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस की जो है वो क्लॉज कोई बना दिया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल निशान होगा। बाजवा साहब, जरा इस पे मुझे आप बताएं कि क्या जो है आप तक कोई जराए ने इस हवाले से कोई आप तक कोई खबर पहुंची है कि एनएफसी का मामला पीपल्स पार्टी किस तरीके से देखेगी और आप उसको किस तरीके से एतमाद में लेंगे? देखिए सर, बात यह है कि मुख्तलिफ किस्म की र्यूमर्स हैं, अभी तक ड्राफ्ट किसी को नहीं मिला। और जो आपके जराए हैं, देखिए बाजवा साहब, ये गुजारिश गुजारिश ही है बाजवा साहब, मौदबाना गुजारिश है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूं कल, और हमारे जो भी अजीज हैं सारे एंकर सहाफ़ी जो प्रोग्राम के अंदर सवालात कर रहे हैं हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से, और दूसरी तरफ से जवाब ये आता है कि अभी तक मुसव्वदा नहीं आया। सर, हमने मुसव्वदे पे डिटेल डिस्कशन की बात नहीं की। आपकी वजीर आजम साहब की जो मुलाकात बिलावल साहब से हुई है और ट्वीट के अंदर ये चीज वाज़े लिखी गई है कि एनएफसी को रिड्रेस किया गया, क्या वो फिर ट्वीट झूठा है? मैं सिर्फ इस वजह से कोई कह रहा हूं कि एनएफसी का आप क्या समझते हैं? आप पंजाब के मेरे ख्याल में रिहायशी हैं, तो क्या बिल्कुल ये बात दुरुस्त है जी कि एनएफसी का जो इशू है ये पीपल्स पार्टी का एक उनकी तरफ से ये समझ लें जी कि ये मशरूत बात है। वो कहते हैं कि अगर आपने कुछ जो भी किस्म की दूसरी, चूंकि ड्राफ्ट सामने नहीं है, आप अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, तो आप एनएफसी को भी रिड्रेस करें, और इसके ऊपर भी बहुत सा काम करने वाला है। इसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, और सूबों की जो आबादी है उसके मुताबिक, और जो सूबों के जो अपने सोर्स ऑफ इनकम है उनके ऊपर, और उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर, और उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो लोन ले रही है, जो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, पाकिस्तान के अपने बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस किस्म के फंड्स ले रहे हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है, इसको आप पार्लियामान में लेकर के आए। हम ये चाहिए, ये मौकफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और देखें, चूंकि हम सिंपल मेजॉरिटी में या हम 2/3 मेजॉरिटी में कोalition गवर्नमेंट की सूरत में तो मौजूद है, ये हमारे लिए कुछ ऐसे मसाइल जरूर हैं कि हम कुछ ऐसे काम भी हमें करने पड़ सकते हैं जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक भी खराब हो सकता है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर भी नाराज हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन चूंकि पार्लियामान जो पार्लियामान है वो ही बालादस्त है, अगर जो फैसला भी पार्लियामान करेगी वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसकी वजह क्या, आप क्या समझते हैं? मुस्लिम लीग नून के वर्कर क्यों इस पे नाराज होंगे? क्या फिर नून लीग अपना ही नुकसान करने जा रही है? आप क्या मरियम नवाज साहिबा? देखिए, मैं अर्ज करता हूं जी। देखें, सिंध के जो वर्कर्स हैं वो किसी सूरत ये नहीं चाहते कि सिंध को तकसीम किया जाए, ठीक है। इसी तरीके से पंजाब का जो वर्कर है वो नहीं चाहता कि पंजाब को तकसीम किया जाए, लेकिन पंजाब के लोग ये कहते हैं कि देखें सिंध में तो तकसीम होनी चाहिए। सिंध वाले कहते हैं नहीं, केपीके में भी जी सर वो तकसीम की बात की बात है। मुझे ये बता दें, जैसे फॉर इंस्टेंस बात की जा रही है एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से कि वो इख्तियार जो है वो वफाक के पास चला जाए। आप ये बताएं कि अगर
क्या आपको ये लगता है कि राणा सिकंदर साहब पंजाब के अंदर एजुकेशन सेक्टर को सही नहीं संभाल रहे? क्या मरियम नवाज साहिबा उस सिस्टम को ठीक नहीं देख रही? या एक कंक्लूसिव और कलेक्टिव इशू है जो तमाम सूबों का है, वो वफाक समझती है कि उसको हल होने की जरूरत है, जो वफाक कर सकती है? इसमें तो फिर इस तनाजुर में तो वाकई आपका जो पंजाब का जो वोटर है वो नाराज होगा। नहीं देखिए जी, और हेल्थ जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाना कर रहे हैं या इसको हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं? बातें हो सकती हैं, की जा सकती हैं, लेकिन हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ दोबारा वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने बड़ा, हाँ जी, ये हम नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ये मौकफ नहीं है ठीक है कि किसी भी डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज दोबारा से कर दिया जाए। डिसेंट्रलाइज तो किया जा सकता है, सेंट्रलाइज अब करने की हम ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को जरूरत नहीं है। बाकी देखते हैं कि पार्लिमान में देखें, ये अब उस कमेटी में भी जाएगा बिल, वहां पर भी बहस होगी, उसमें भी हर कोई जो है अपना मौकफ पेश करेगा। उसके बाद जो ठीक है पार्टी है उसका मौकफ होगा, जो हमारी लीडरशिप है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर हमारी कोलिशन गवर्नमेंट जो पार्टनर पॉलिटिकल पार्टी है, हर किसी का मौकफ सुना जाएगा। तो पीपल्स पार्टी अगर एनएफसी पे कहती है कि आप रीड्रेस ना करें, फिर नहीं, देखें ये बातें तो पार्लियामेंट में फिर डिस्कशन होगी ना जी। और उस ठीक है, पार्लियामेंट में आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको पॉइंट आ गया। लालचंद मली साहब, सर आप क्या समझते हैं? आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और केपीके में गवर्नमेंट जो है वो जनाब पीटीआई की है, और पीटीआई ने बारहा ये शिकायत की हैं कि हमें वफाक से जो है हमारा जो हिस्सा है वो पूरा हिस्सा नहीं मिलता। तो मज़ीद अगर एनएफसी के अंदर अगर रीड्रेस करके तमाम जो फाइनेंस कमीशन अगर और रिडक्शन कर देती है, तो आप क्या समझते हैं ये जो असद कैसर साहब फरमा रहे हैं कि अगर इसको रीड्रेस किया गया और ये तरमीम की शक्ल में मंजूर हो गया तो ये अनारकी फैलेगी, तो फिर किस तरीके से ये मामला जाएगा? और भाई सबसे पहले तो आप एक बात समझें, ये जो तजावीज आई हैं ये इन सियासी पार्टियों की नहीं है, और जो नवाज लीग या पीपल्स पार्टी है जो इस हाइब्रिड हुकूमत में शामिल हैं, इनमें दम नहीं है कि ये बहस करके मुबाहिसा करके इनमें कोई तरामीम कर सके, क्योंकि आपको 26वीं तरमीम का बखूबी अंदाजा है कि इनके जो लॉ मिनिस्टर थे उनको भी आखिरी रात को ड्राफ्ट मिला था, उससे पहले उनको ड्राफ्ट तक नहीं मिला था। विद ड्यू रिस्पेक्ट मौतबाना ये गुजारिश है कि देखिए, हम वो हाइब्रिड सिस्टम वो वाली डिबेट में मैं अभी पढ़ना नहीं चाहता, मैं एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट चाहता हूं कि हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक मकबूल जमात है पाकिस्तान के अंदर, और आपके बहुत सारे वोटर्स हैं, शायद आपको हमारी स्क्रीन से सुनना चाहते हो क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, क्या आपकी क्या तजावीज़ हैं? आप अगर एनएफसी के अंदर रीड्रेस चाहते हैं तो किस तरीके से चाहते हैं कि अनारकी ना फैले? मैं ये सुनना चाह रहा हूं सर। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग अपना फूका हुआ ना चाटे, ठीक है, ये किसी के कहने पे ना करेंगे। एनएफसी का जो वो ठीक है, जो सेटअप है, कहने पे कर रही है, मैं आपकी बात वो बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन अब ये बता दें मेरी बात आपकी क्या तजवीज़ नहीं करने दे रहे। जी सर, कंप्लीट नहीं करने देना। ये कोई आइन में जो एनएफसी के हवाले से जो प्रोविजंस हैं वो पीटीआई ने नहीं दिए हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, जेयूआई, एएनपी सब पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी और ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और सूबे जो है वफाक को पालते हैं। अब वफाक को चाहिए था कि वो अपनी टैक्स नेट बढ़ाते, अपनी आमदनी बढ़ाते, उनकी नजर फिर छोटे सूबों की तरफ है। वफाक ये बर्डन ट्रांसफर करती है सूबों के सूबा सही तरीके से जो सूबे हैं वो टैक्स नेट को सही तरीके से वो नहीं उसको कंट्रोल कर पा रहे और कर्जे चौंकाता रहता है वफाक। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बात तो मेरे ख्याल में रीजनेबल है। ऐसा नहीं है। देखिए, सूबे तो डिमांड कर रहे हैं कि टैक्स भी आप हमें ट्रांसफर कर दें कि हम कलेक्शन करके देते हैं आपको। अगर वफाक की नाअहली है तो उसकी सजा छोटे सूबों को क्यों भुगतनी पड़ती है? अब छोटे सूबे जो मैं कह रहा हूं ना बहुत ज्यादा एहसास महरूमी है। सिंध कहता है कि हम 70% रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न में उतने पैसे नहीं मिलते क्योंकि सब में बराबर या वो एनएफसी का जो फार्मूला है उसके तहत जो है उनको
जो डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं। जी। और ये जो इतनी बड़ी मेहनत हुई थी 18वीं तरमीम में, जिसके तहत ये जो सब्जेक्ट थे एजुकेशन का, हेल्थ का, ये डिवाल हुए थे। ये अभी तक एजुकेशन भी रख के बैठे हुए हैं, ये हेल्थ भी रख के बैठे हुए हैं, तो इनका काम भी नहीं था। जब आप ड्यूअल काम करेंगे तो आपकी तो वो बढ़ जाएंगे ना आपका खर्चा। जहां तक सूबों की बात है, देखें सूबे बनाने की कोई वजह होती है। इस मुल्क में कोई भी चीज अवाम के लिए नहीं आती। आप देखें ये जो तरामीम है, मुझे पता है कौन सी तरामीम में, ये अवाम की भलाई की कोई तरामीम है क्या? इसमें कोई पनिशमेंट रखी गई है कि अगर कोई भूखा मर गया तो इस हुकूमत को कोई सजा मिलेगी, कोई इन्फ्लेशन बढ़ गई कोई हुकूमत को सजा मिलेगी? ये सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह को मजबूत करने के लिए है। ये सूबे बनाने का भी ये शोशा छोड़ा गया है ताकि पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में बड़ी रेजिस्टेंस है, वो कह सके कि देखें हमने सूबे को बचाने के लिए जो है हमने 18वीं तरमीम पर कंप्रोमाइज कर लिया, एनएफसी पर कंप्रोमाइज कर लिया। पूरा मुल्क डिमांड कर रहा है कि पीएफसी होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड आने चाहिए, आइन में तब्दीली होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट मजबूत होना चाहिए, या भी ये सेंटर को मजबूत करना चाह रहे हैं। ये उन हलकों को मजबूत करना चाह रहे हैं जिनका डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए ना सर, आप अगर ये कहते हैं कि वफाक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, तो सूबों में कौन बैठा है? चलो एक सूबे में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, बाकी सूबे में पीपल्स पार्टी है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून है। क्या वो खुद को कमजोर करने की कोशिश कर रही है? अगर आपको इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये भी तो हो सकता है कि हम एक ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को ठीक करने की कोशिश हो। एक बात सुने, बात ये है कि ये जो मौजूदा जमातें जिनके नाम आपने लिए, हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो जाते हैं फिर वही कर रहे हैं। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, आई थिंक सो। मैं आपकी तरफ आता हूं लालचंद मलिक साहब, जरा थोड़ा कानूनी नुक्ता नजर भी देख लें सूबों के हवाले से। ये बड़ी डिस्कशन रही है और मुझे लगता है कि मेरी एक जाती प्रेडिक्शन है कि देयर इज सम अलार्मिंग क्लॉज विच वुड बी हैपेंड इन द 27th अमेंडमेंट। सर जनाब चौधरी साहब जरा ये बताइएगा सर, जो आर्टिकल है मैं कोट कर देता हूं, आर्टिकल जनाब 239 सब सेक्शन 4 ये कहता है आइन का कि सूबे जो है वो उसकी अल्टरेशन तो हो सकती है लेकिन क्रिएशन नहीं हो सकती, अल्टरिंग हो सकती है, रद्दोबदल हो सकता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबों की भी जो है वो प्रेडिक्शन हो रही है। ये प्रेडिक्शन मैं नहीं दे रहा, ये फैसल बॉडा साहब दे रहे हैं, जो 27वीं तरमीम को कहते थे कि बड़े डंके की चोट पे ये जो है वो जनाब जो है वो पास होगी ऐवान से। और उन्होंने अभी जो है वो कल एक पॉलिटिकल शो में बैठ के 28वीं तरमीम की भी प्रेडिक्शन दे दी कि 28वीं तरमीम भी आएगी। ज़रा ये बता दें कि सूबों के हवाले से नुक्ता नज़र आइनी कानूनी किस तरीके से तब्दील हो सकता है? करंट क्या सिचुएशन है? क्या सूबों का आपकी ज़ाती राय के अंदर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बना देना सेक्टर्स, क्या वो जो है वो बेहतर होगा अवामुन नास की सतह पे? ये बात देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं कि लालचंद साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि हम आइसोलेशन में बात कर रहे हैं, चूंकि बुनियादी तौर पर ये ऐसी बात है कि हम ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं, एकेडमिक डिस्कशन, जिस तरह कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक 27वीं आईनी तरमीम मुतारिफ करवाई जा रही है और ये महसूस किया जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कि पहले वाली तरमीम जो अब तक मौजूद है उनसे पाकिस्तान के अवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा। मामला बड़ा सीधा सीधा है, मामला है लोगों को नकेल डालने का। मामला है कि सूबों के अंदर अगर KPK है और उसके पास इख्तियारात हैं कि लोगों को सेहत और तालीम की सहूलतें वो फराम कर सकती है मौजूदा हालात में भी, जबकि उनके पूरे बजट उन्हें नहीं रिलीज किए जा रहा है, ठीक है, तो उससे उनकी साख एक कायम है। और ये इसकी बैकग्राउंड आप जान सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि इनसे वो ले लें हेल्थ कार्ड तो सारा सिलसिला इनका खत्म हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पर ये कोशिश एक तो ये है। दूसरी सूबों के अंदर यानी एक और भी है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि ये सूबों की तजावीज या जो भी करने वाला मामला ये इनका नहीं है, सियासी पार्टियों का। इनका मकसद है, उनका ये है कि कोई भी खुद सरी ना कर सके। अगर फर्ज करो बाकी यानी इनको ऐसा लिहाज से मारे। और ये जो पंजाब है इसमें भी यानी चांसेस हैं कि कुछ लोग खुद सरी कर रहे हैं, मतलब खुद मौजूदा हालात में जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई है और आज तो हालात उनके ठीक है, लेकिन वो हल्के जो किसी को
भी नहीं चाहते कि कोई सर उठा के चले, तो वो ये भी चाहेंगे कि ये यहाँ भी मामला पंजाब की भी डिवीजन कर दी जाए, ताकि वो जो ताकत एक बड़े सूबे की होती है वो उस तरह की ताकत ना रहे। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, बेसिकली दुनिया में जहां भी जमहूरियत होती है तो जमहूरियत के लिए सबसे पहले आपका बल्दियाती निजाम होता है। अब आप अंदाजा लगा रहे ना कि अमेरिका में इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इंतखाब इतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रेसिडेंट का इंतखाब था। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब वो आपने ताकत नीचे तक इवॉल्व कर दी है तो एक जो यानी सूबे का बुनियादी यूनिट जो सिटी है, उस सिटी की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल होती है कि वो तमाम मामलात को वो चलाती है। तो अगर तो मकसद हो जमहूरियत को लाने का और पाकिस्तान को एक वफाकी जमहूरी रियासत के तौर पर चलाने का, तो फिर तो सूबों के इस सिस्टम में आपको नीचे तक जाना चाहिए कि आप वो ताकत जो है नीचे, लेकिन ये बात किसी के भी बारे में नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। तो आखिरी बात यह है कि जो मुक्तदिर हल्के हैं वो उनका प्लान जो है वो ये है कि तमाम ताकत जो है ये 243 को भी ज़हन में रखें, वो सारी यानी उन्हीं के पास हो और एक सुप्रीम कमांडर हो, उसका एक नया ओहदा क्रिएट किया जाए और वो इतना ताकतवर हो कि बाकी सारे नीचे नीचे जो है वो जिनको भी वो जहां से चाहे ट्रांसफर कर सके जो, तो एक शख्स के इख्तियार देने के लिए ये सारी कोशिश की जा रही है। और जहां तक ये बात मैं अर्ज कर दूं कि पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी ज्यादा से ज्यादा ये डिमांड करेगी कि जनाब हमें ये जो हमने तब्दीली लानी है इसके आजाद कश्मीर के अंदर, वो हमें मेहरबानी करे हमारा साथ दें, आप वो तब्दीली ला सके, तो बाकी हम आपके साथ हैं। इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी की डिमांड मुझे नजर नहीं आती। जरा मुझे जरा थोड़ा इसके हवाले से बता दें, ये हाईकोर्ट के जजेस के हवाले से जो आर्टिकल 191 की मेरे ख्याल में गालिबन बात की जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होगा कि वो उसकी रद्द-ओ-बदल या तबादले कर सकेगा। उसमें किस देखे ना 191A जो है ये सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। आपको मामला जरा समझना चाहिए इससे ज्यादा, ताकि अवामुन नास को भी पता चल सके आपके तवज्जुह से। ये मामला उस वक्त आया था जब ये 6 जजेस जो हैं उन्होंने, बल्कि 5 जजेस ने पिटीशन फाइल की और उसमें ये था कि सीनियरिटी का मामला उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो बदकिस्मती से उसी आईनी बेंच के सामने लगा जिसने कुछ नहीं करना था और बल्कि उनके खिलाफ फैसला किया। तो वो ये था कि बुनियादी तौर पर ये जो आपने अदालतें बनाई हैं ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं हर जगह। यानी अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो अपने तौर पर एक आजाद और मुख्तार हाई कोर्ट है, उसको अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है, अपने फंड्स को कंट्रोल करने का इख्तियार है, और उसके अंदर जो जजेस होंगे उनकी अपनी सीनियरिटी लिस्ट होगी और उसमें जो जज सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस होगा। तो इसको खत्म करने के लिए ये कोशिश की गई और उसमें फैसला भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो उनका अपना हैंडपिक बेंच था, कि जनाब ये भी इख्तियार प्रेसिडेंट के पास होगा कि वह प्रेसिडेंट क्या इस बारे में फैसला करता है। और दूसरी बात यह है कि तबादले का इख्तियार किसी के पास नहीं था। पहले ये सिस्टम था कि ये जो जजेस होते थे, जब बेंचेस क्रिएट किए गए तो वो अगर पंजाब है तो उसके बेंच जो है जिसमें रावलपिंडी बेंच है, मुल्तान बेंच है, भावलपुर बेंच है, तो उन बेंचेस पे ट्रांसफर भेजा जा सकता था जज को और वो भी उसकी मर्जी से। लेकिन आप एक कोर्ट हाई कोर्ट से, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट से दूसरी जगह नहीं भेज सकते थे। तो अब ये मामला किया जा रहा है कि जज को जब चाहे आप देखें कि अगर फर्ज करो बाबर सत्तार के पास को केस चल रहा है और बाबर सत्तार साहब बात नहीं आ रहा है, तो उनको यहाँ से ट्रांसफर करके आप भावलपुर बेंच पे भेज दें। तो मतलब ये वो चीज थी जो आजादी थी और खुद मुख्तारी थी हाई कोर्ट के जजेस की। तो बुनियादी तौर पर उसे कंट्रोल करने के लिए और फिर बाकी आइन का आ गया सर पॉइंट का, बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात की आपने। रही सही कसर निकालने के लिए ये किया जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट आईनी अदालत बनाएंगे। आ गया सर, चौधरी साहब आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया सर। जी लालचंद मलिक साहब जरा क्विक आंसर दीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को सर। तो में बात यह है कि जहां तक सुबह का मामला है उसमें एक प्रोसेस आइन में दिया हुआ है जी, और मैं समझता हूं कि सुबह का मामला पंजाब में तो जो है साउथ के लिए एक रेजोल्यूशन पेश हुई
लेकिन सिंध में ऐसा ना कोई माहौल है, ना कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, और ना ही कभी सिंध के अवाम इसको कबूल करेंगे। जहां तक बात है कि पार्लियामेंट में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी बैठे हुए हैं तो वो कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इस इशू पे वो ये अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा था जो कैनाल्स बनाए जा रहे थे पंजाब में, वो पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब ने उसकी मंजूरी दी थी और नवाज लीग उसको बना रही थी, लेकिन सिंध के अवाम ने रेजिस्ट किया था। और ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये सिर्फ ऐलान करेंगे तो भी उनको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, और ये उसको जो है सिंध की अवाम का रिएक्शन इनको पता ही नहीं है क्या होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये हाइट ये दिखाएंगे और उससे नीचे उनके तो कुछ इश्यूज और हैं, वो उनको सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच लालचंद मलिक साहब, आपने टाइम दिया। आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इससे अखज़ ये होता है कि आप किस तरीके से मामला जाएगा, ख़ासतौर पे 27th अमेंडमेंट के हवाले से किस तरीके से नंबर गेम होगी, कौन पॉलिटिकल पार्टी किस साइड पे होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो CEC का इजलास है पीपल्स पार्टी का 6 तारीख को, वो चीज़ ये वाज़े करेगा कि हाँ जी पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का किस तरीके से और किस नताइज पे और किस मेजरमेंट्स पे, किस नुकात पे जो है वो मुत्तफिक होगी। ये सबसे बड़ा सवाल निशान होगा, और ये कबल वक्त है चीज़ें कि मुसवदे के अंदर कौन से कंटेंट्स होंगे, कौन सी तरमीम जो है वो ज़ेर बहस होंगी। आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म होने को है। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।